अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऐसे एग्जामिना। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 5 के एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन। वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है और लेक्चर की समझ आती है तो बच्चों वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। सबसे पहला क्वेश्चन है, इन लिस्ट द लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फ्राम सेल्स टू ऑर्गन सिस्टम। आपने जो ऑर्गेनाइजेशन के लेवल्स हैं उनको इन लिस्ट करना है, उनकी लिस्ट तैयार करनी है सेल से ऑर्गन सिस्टम तक। ठीक है, सेल जो है ये जानदारों की बॉडी का बेसिक यूनिट है सेल। ठीक है, सेल मिलकर टिश्यू बनाते हैं और टिश्यू मिलकर ऑर्गन और ऑर्गन मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। ये तमाम कंपोनेंट्स जो है जानदार में मिलकर काम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट आर द मेजर रोल्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट इन दी स्टमक। एपिथेलियल टिश्यू जो कि स्टमक की सतह, जो अंदरूनी सतह होती है, उस पर पाया जाता है। इसका स्टमक के अंदर क्या रोल है वो स्टडी करेंगे। It secretes mucus that lines the inner wall of the stomach and protect it from acid. एपिथेलियल टिश्यू क्या करता है, म्यूकस बनाता है। म्यूकस एक चिकना सा मादा होता है जो कि स्टमक की जो मैदा है उसकी इनर वॉल को लाइन अप करता है और स्टमक को एसिड से बचाता है। ठीक है, एसिड से बचाता है। दूसरा इसका काम क्या है, इट सिक्रीट गैस्ट्रिक जूस। ये गैस्ट्रिक जूस रिलीज़ करता है। गैस्ट्रिक जूस में बहुत सारे केमिकल्स होते हैं दैट हेल्प इन प्रोटीन डाइजेशन। जो हमारी फूड के अंदर प्रोटीन होती है उसको डाइजेस्ट करते हैं वो केमिकल्स। इट आल्सो रिलीजेज HCl। HCl क्या है, एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड है जो कि एपिथेलियल टिश्यू रिलीज़ करता है। इस HCl का काम क्या है वो देखते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड फॉर एक्टिवेटिंग पेप्सिनोजिन टू पेप्सिन एंजाइम। बच्चों कुदरती तौर पर ये जो पेप्सिनोजिन एंजाइम है ये भी एपिथेलियल टिश्यू रिलीज़ करता है। ठीक है, लेकिन ये एंजाइम इनएक्टिव होता है, यानी कि ये काम करने के लिए इसको ऑन नहीं किया होता। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ख़तरनाक एंजाइम है। ये इतना ख़तरनाक है कि ये जो मैदा है, हमारे मैदे के जो टिश्यूज़ हैं उनको भी हज़म कर जाए। ये इतना ख़तरनाक है, इसलिए पेप्सिनोजिन एंजाइम स्टमक में रिलीज़ होता है तो ये इनएक्टिव होता है। जब ये यहाँ पे आ जाता है तो HCl जो कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो इस पेप्सिनोजिन एंजाइम को इस एंजाइम में तब्दील कर देता है। जब पेप्सिनोजिन एंजाइम इस पेप्सिन एंजाइम में कन्वर्ट हो जाता है, अब ये पेप्सिन एंजाइम क्या है, एक्टिव फॉर्म है इस एंजाइम की। अब ये पेप्सिन एंजाइम फूड के अंदर जो प्रोटीन है उसको हजम करने में मदद करेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है, हाउ डू स्मूथ मसल्स कंट्रीब्यूट टू द स्टमक फंक्शन। बच्चों मसल्स का काम क्या है, मसल्स का काम है कंट्रैक्ट करना, रिलैक्स करना। ठीक है, अब ये स्टमक के अंदर पाए जाते हैं तो स्टमक के अंदर इनका काम क्या है, टू मिक्स एंड मूव फूड थ्रू द स्टमक। स्टमक के अंदर फूड को मिक्स करना और मूव करना फूड को बाय रिलैक्सिंग और कंट्रैक्टिंग। ठीक है, स्मूथ मसल स्टमक के क्या करते हैं, रिलैक्स करते हैं, कंट्रैक्ट करते हैं ताकि फूड को मिक्स किया जाए और फूड को मूव किया जाए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ पैलासिड मेसोफिल इन दी लीफ। बच्चों पैलासिड मेसोफिल एक टिश्यू है जो कि लीफ में पाया जाता है। इसका क्या काम है ये बताना है आपने। पैलासिड मेसोफिल कंसिस्ट ऑफ टाइटली पैक्ड इलोंगेटेड सेल इन द मेसोफिल ऑफ लीफ दैट इज लोकेटेड जस्ट बेनीथ द अपर एपिडर्मिस। बच्चों ये जो लीफ है उसकी पहले एक लेयर आती है जिसको कहते हैं अपर एपिडर्मिस। ठीक है, अपर एपिडर्मिस के बाद ये टाइटली इलोंगेटेड इस तरह सेल्स मौजूद होते हैं। ठीक है, ये एक सेल्स जो है मिलकर क्या बनाती हैं, टिश्यू बनाती हैं। उस टिश्यू का क्या नाम है, पैलासिड मेसोफिल टिश्यू। इस टिश्यू के अंदर बहुत ज़्यादा, यानी कि ये जो सेल्स हैं टाइटली पैक्ड, इन सेल्स के अंदर बहुत ज़्यादा तादाद में क्लोरोप्लास्ट मौजूद होता है। अब यहाँ से आपको पता चल ही गया होना कि क्लोरोप्लास्ट क्या करता है। इन टिश्यू का फंक्शन क्या है, साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। क्लोरोप्लास्ट से तो पता चल ही गया होना है कि यहाँ पर जो है लीफ में फोटोसिंथेसिस होती है। ठीक है, ये मेसोफिल टिश्यूज़ ऐसे सेल्स कंटेन करते हैं जिनमें क्लोरोप्लास्ट कूट कूट कर भरा होता है और वहाँ पर क्या होता है, फोटोसिंथेसिस होती है। पैलासाइड मेसोफिल क्या करता है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को कैरी करता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट इज़ द रोल ऑफ द शूट सिस्टम इन प्लांट्स। बच्चों प्लांट्स के पास ना दो सिस्टम होते हैं, एक तो होता है रूट सिस्टम और एक होता है शूट सिस्टम। सोइल से जो नीचे होता है वो होता है रूट सिस्टम और सोइल से जो ऊपर वाला प्लांट का पार्ट होता है वो होता है शूट सिस्टम। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं शूट सिस्टम की। द शूट सिस्टम इंक्लूड्स स्टेम, लीव्स, ब्रांचेस एंड फ्लावर्स एंड फ्रूट्स फॉर्म्ड फ्रॉम फ्लावर्स। देखिए ये जो शूट सिस्टम है, यहाँ पर आपको क्या नज़र आएगा, स्टेम नज़र आएगी, स्टेम पर ब्रांचेस होंगी, शाखें होंगी, इन शाखों पर क्या लगे होंगे, पत्ते लगे होंगे। ठीक है, फ्लावर्स फूल होंगे
और फ्लावर्स से क्या बनता है, फ्रूट्स बनते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या है, शूट सिस्टम का हिस्सा हैं। These organs work to enable processes like photosynthesis and reproduction। बच्चों यहाँ पे जो स्टेम है उसका क्या काम है कि वो इन लीव्स, ब्रांचेस और फ्लावर को सपोर्ट दे रही है। स्टेम पर लीव्स लगे होते हैं, लीव्स जो होते हैं इन स्टेम पर होंगे तो क्या होगा, ये ज़्यादा से ज़्यादा रोशनी को कैप्चर कर सकेंगे। उससे क्या होगी, फोटोसिंथेसिस उतनी ज़्यादा होगी। फ्लावर्स ब्रांचेस पर लगे होते हैं, फ्लावर्स होंगे, क्या होगा, रिप्रोडक्शन होगी। फ्लावर्स जो है प्लांट्स के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं जो कि रिप्रोडक्शन करवाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट इज़ होम्योस्टेसिस एंड व्हाई इज़ इट इम्पोर्टेंट फॉर ऑर्गेनिजम्स। होम्योस्टेसिस क्या है और ये जानदारों के लिए क्यों अहम है। होम्योस्टेसिस इज़ द बॉडी एबिलिटी, होम्योस्टेसिस क्या है, ये बॉडी एबिलिटी है टू मेंटेन अ रिलेटिवली स्टेबल इंटरनल इन्वायरमेंट, कि वो अपने इंटरनल इन्वायरमेंट को स्टेबल रखे डिस्पाइट द चेंजेस इन द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में चेंजेस आने के बावजूद जो होम्योस्टेसिस है, ये जानदार की बॉडी का जो इन्वायरमेंट है, इंटरनल इन्वायरमेंट, उसको चेंज ना होने दे। इसको मैं आपको समझाती हूँ बच्चे। दो तरह का एनवायरनमेंट होता है। एक वो एनवायरनमेंट जिसमें एक जानदार रह रहा होता है, ठीक है, उस एनवायरनमेंट को कहते हैं एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, ठीक है। और एक जानदार का खुद का इंटरनल इन्वायरमेंट होता है, यानी कि जानदार की बॉडी का जो माहौल है ना, उसको कहेंगे इंटरनल इन्वायरमेंट। अब ये जो होम्योस्टेसिस सिस्टम है, ये जानदार की बॉडी के अंदर पाया जाता है। तो जब भी कोई एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में चेंज आएगा तो ये होम्योस्टेसिस क्या करेगा, इस बॉडी का जो इंटरनल एनवायरनमेंट है उसको चेंज नहीं होने देगा, उसको वैसे ही रखेगा जैसे वो नॉर्मल है, ठीक है। मैं आपको मिसाल से समझाती हूँ। नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर ह्यूमन बीइंग का कितना होता है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अब यहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा हो, टेम्परेचर कम हो, यानी सर्दी हो, गर्मी हो, फिर भी होम्योस्टेसिस क्या करेगा, जो जानदार का नॉर्मल टेम्परेचर है 37 डिग्री सेंटीग्रेड, इसको मेंटेन रखेगा। ये होम्योस्टेसिस जो है ना, इस रेंज से ना तो टेम्परेचर को बढ़ने देगा और ना कम होने देगा। देखा कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में चेंज हुआ, लेकिन होम्योस्टेसिस सिस्टम ने बॉडी का जो इंटरनल एनवायरनमेंट है उसको चेंज नहीं होने दिया, उसको वैसे ही स्टेबल रखा, ठीक है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे। इंपॉर्टेंस क्या है इसकी, होम्योस्टेसिस इज़ ए वाइटल प्रोसेस दैट अलाउज ऑर्गेनिजम्स टू मेंटेन अ स्टेबल एनवायरनमेंट। होम्योस्टेसिस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है जो ऑर्गेनिजम्स को अलाउ करता है कि वो अपना जो इंटरनल एनवायरनमेंट है उसको स्टेबल रखें। दैट इज़ असेंशियल फॉर सर्वाइवल, ओवरऑल हेल्थ एंड वेल बीइंग ऑफ द ऑर्गेनिजम्स। जानदार की वेल बीइंग और ओवरऑल जो हेल्थ है या सर्वाइवल है उसके लिए ये बहुत ज़रूरी है होम्योस्टेसिस, ठीक है। क्योंकि हमारे माहौल में जिसमें हम रह रहे हैं उसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस आते हैं। अगर वो चेंजेस हमारी बॉडी के जो इंटरनल एनवायरनमेंट है, इंटरनल माहौल है, उस पर असरअंदाज हो तो हम जो है सर्वाइव नहीं कर सकेंगे। इसलिए होम्योस्टेसिस जो है ये एक ऐसा सिस्टम है जो हमारे इंटरनल एनवायरनमेंट को, ठीक है, कांस्टेंट रखने की कोशिश करता है, स्टेबल रखने की कोशिश करता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाउ डज़ दी ह्यूमन बॉडी मेंटेन अ स्टेबल इंटरनल टेम्परेचर। ह्यूमन बॉडी जो है वो किस तरह अपना इंटरनल जो एनवायरनमेंट है उसको स्टेबल रखती है टेम्परेचर के एतबार से। बच्चों अगर हमारी बॉडी का टेम्परेचर हाई हो जाए तो क्या होगा, लो हो जाए तो क्या होगा। देखिए हमारी बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड है। व्हेन बॉडी टेम्परेचर राइजेज अबव 37 डिग्री सेंटीग्रेड, जब हमारी बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ता है, द ब्रेन सेंड मैसेज टू स्वेट ग्लैंड्स। ब्रेन मैसेज सेंड करता है किसको, स्वेट ग्लैंड्स को, टू प्रोड्यूस स्वेट, कि वो जो है स्वेट है उसको प्रोड्यूस करे। स्वेट क्या होता है, पसीने को कहते हैं, ठीक है। इससे क्या होता है, जो स्वेट ग्लैंड्स होते हैं वो स्वेट को प्रोड्यूस करते हैं, स्वेटिंग होती है, एंड एज ए रिजल्ट कूलिंग द बॉडी। उससे क्या हो जाएगा, हमारी जो बॉडी होगी वो कूल हो जाएगी जैसे ही हमें पसीना उतरेगा। दूसरी कंडीशन ये है लो टेम्परेचर। अगर हमारी बॉडी का टेम्परेचर लो हो जाए 37 डिग्री सेंटीग्रेड से, तो टेम्परेचर रेगुलेटरी सेंटर, ये भी ब्रेन की बात हो रही है, तो ब्रेन सेंड करेगा मैसेज किसको, मसल्स को, मसल्स को मैसेज सेंड करेगा कि वो क्या करें, शिवर करें, यानी कि कांपना शुरू करें। तो जैसे सर्द मौसम होता है तो हमें सर्दी लगती है तो हम क्या करते हैं, कांपना शुरू कर देते हैं। एज ए रिजल्ट शिवरिंग अकर्स टू जनरेट हीट एंड वार्म द बॉडी। तो जब हम कांपते हैं तो उस कपाहट से क्या होता है, हीट प्रोड्यूस होती है, और वो हीट क्या करती है, हमारी बॉडी को गर्म कर देती है। इस तरह से जो है ह्यूमन बॉडी अपना जो इंटरनल टेम्परेचर है उसको स्टेबल रखती है।
क्वेश्चन नंबर 8 है डिफ्रेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग। हमने डिफरेंसेस बताने हैं। सबसे पहले है टिश्यू एंड ऑर्गन। टिश्यू क्या होता है? अ टिश्यू इज़ ए ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स। टिश्यू किस चीज़ से बना होता है? सिमिलर सेल से बना होता है। दैट वर्क टुगेदर टू परफॉर्म वन और मोर स्पेसिफिक फंक्शन, जो मिलकर कोई ख़ास काम करते हैं। क्योंकि सेल्स, बच्चे आपको पता है कि सेल्स जो है ना, ये अकेले काम नहीं कर सकते, ये मिलकर काम करते हैं। दूसरी तरफ ऑर्गन, एन ऑर्गन इज़ ए स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ रिलेटेड टिश्यूज़ वर्किंग टुगेदर। ऑर्गन किस चीज़ का बना होता है? मुख्तलिफ टिश्यूज़ से बना होता है, और ये जो टिश्यूज़ हैं ये मिलकर एक ख़ास बॉडी का पार्ट बनाती हैं, जिसको कहते हैं ऑर्गन। और ये ऑर्गन जो है कोई ना कोई स्पेसिफिक काम करता है। एग्जाम्पल एपिथेलियल टिश्यूज़, ये जो टिश्यू है ये स्टमक की अंदरूनी सतह पर मौजूद होता है। मसल टिश्यूज़, ये हमारे मसल टिश्यूज़ हैं जो हमारे मसल सेल से मिलकर बने हैं। दूसरी तरफ ये हार्ट क्या है? ये एक ऑर्गन है जिसका काम है बॉडी के अंदर ब्लड पंप करना। रूट सिस्टम एंड शूट सिस्टम। रूट सिस्टम इट कंसिस्ट ऑफ रूट्स विच एंकर प्लांट। रूट सिस्टम किस पर मुश्तमिल है? रूट्स पर मुश्तमिल है। ठीक है बच्चों, ये है ना सॉइल। सॉइल से जो ऊपर वाला हिस्सा है प्लांट का वो शूट सिस्टम कहलाता है, और सॉइल से जो नीचे वाला पार्ट है प्लांट का वो रूट सिस्टम कहलाता है। रूट सिस्टम क्या करता है? प्लांट को एंकर करता है, प्लांट को सॉइल के अंदर होल्ड करके रखता है। अब्जॉर्ब वाटर, और वाटर को जज़ब करता है। एंड साल्ट्स को भी जज़ब करता है। नीडेड फ्राम सॉइल, जिसकी ज़रूरत होती है उनको सॉइल से एब्जॉर्ब कर लेते हैं। बच्चे शूट सिस्टम में ये स्टेम, ब्रांचेस, लीव्स और फ्लावर्स वगैरह शामिल हैं। फ्लावर जो है ये प्लांट के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है जो रिप्रोडक्शन करते हैं। स्टेम्स जो हैं ये सपोर्ट करती हैं ब्रांचेस को, लीव्स को, फ्लावर्स को। लीव्स क्या है? फोटोसिंथेसिस करते हैं। ठीक है, ये जो है ये सारा शूट सिस्टम के बारे में है। एपिडर्मल एंड मेसोफिल टिश्यू। एपिडर्मल टिश्यू इट इज़ द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ लीफ। बच्चों ये जो एपिडर्मस होती है ये एपिडर्मल टिश्यू की बनी होती है, और ये आउटर मोस्ट लेयर होती है, लीफ की आउटर स्किन होती है। ठीक है, कंसिस्टिंग ऑफ द अपर एंड लोअर एपिडर्मस। जो लीफ होता है उसकी अपर सरफेस पर भी होती है और उसकी लोअर सरफेस पर भी एपिडर्मस मौजूद होती है, और वो किन टिश्यूज़ की बनी होती है? एपिडर्मल टिश्यूज़ की बनी होती है। दूसरी तरफ मेसोफिल टिश्यू है, इट लाइज बिटवीन अपर एंड लोअर एपिडर्मस। ये लीफ की जो अपर और लोअर एपिडर्मस होती है उसके दरमियान ये टिश्यू मौजूद होता है। इनके फंक्शंस क्या हैं? एपिडर्मल टिश्यू रिड्यूसेस वाटर लॉस। बच्चों ये जो एपिडर्मस होती है इसके ऊपर वैक्सी लेयर मौजूद होती है जो कि प्लांट का जो वाटर है उसको लॉस नहीं होने देती। प्रोवाइड प्रोटेक्शन, उसकी हिफाजत करती है। रेगुलेट गैस एक्सचेंज, इस एपिडर्मस लेयर के अंदर छोटे छोटे सुराख होते हैं जिनके ज़रिए गैस का तबादला होता है। ठीक है, तो वो भी एपिडर्मस के अंदर होते हैं, तो इसलिए ये गैस एक्सचेंज को भी रेगुलेट करती है। दूसरी तरफ ये जो मेसोफिल टिश्यू है इट इज़ द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। बच्चों मेसोफिल टिश्यू के जो है ये जिन सेल से मिलकर बना होता है उन सेल्स के अंदर बहुत ज़्यादा तादाद में क्लोरोप्लास्ट मौजूद होता है। तो जहाँ पर आपको पता है क्लोरोप्लास्ट मौजूद हो वो फोटोसिंथेसिस के लिए स्पेशल सेल होते हैं। तो मेसोफिल टिश्यू जो है ऐसा टिश्यू है जो कि फोटोसिंथेसिस कैरी करवाता है, मतलब यहाँ पे फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। पैलिसेड एंड स्पॉन्जी मेसोफिल। पैलिसेड मेसोफिल इट इज़ लोकेटेड जस्ट beneath द अपर एपिडर्मिस। पैलिसेड मेसोफिल क्या है? ये जो लीफ की अपर लेयर होती है ना, देखें ये एक लीफ है ना, ये लीफ है। ठीक है, अगर इसको यहाँ से हम कट कर दें और इसका ये वाला जो सरफेस है उसको देखें माइक्रोस्कोप के अंदर, तो सबसे पहले आपको एपिडर्मस नज़र आएगी। एपिडर्मस के बाद आपको पैलिसेड मेसोफिल सेल्स नज़र आएंगी। इट इज़ लोकेटेड जस्ट beneath द अपर एपिडर्मस। ये अपर एपिडर्मस की लेयर के नीचे सेल्स पाए जाते हैं, यानी कि टिश्यूज़। इट कंसिस्ट ऑफ टाइटली पैक्ड इलोंगेटेड सेल। ये जो है ये इस टिश्यू के जो सेल्स हैं वो टाइटली पैक्ड होते हैं, उनके दरमियान में कोई खाली जगह नहीं होती। दूसरी तरफ स्पॉन्जी मेसोफिल, इसके स्पॉन्जी से मतलब कि पता चल रहा है कि यहाँ पर जो है स्पेसिस वगैरह मौजूद होंगी। इट इज़ प्रेजेंट बिलो द पैलिसेड मेसोफिल। ये जो स्पॉन्जी मेसोफिल है ये इस पैलिसेड मेसोफिल टिश्यू के नीचे मौजूद होते हैं। इट इज़ composed of loosely arranged cells with air spaces between them। इनके सेल्स कैसे अरेंज होते हैं? लूजली अरेंज होते हैं, यानी कि उनके दरमियान में खाली जगह मौजूद होती है। इनका काम क्या है? इट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। पैलिसेड मेसोफिल जो है ये क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं। और जो स्पॉन्जी मेसोफिल है इट अलाउज डिफ्यूजन ऑफ गैसेस। यहाँ पर गैसेस की डिफ्यूजन होती है। बच्चों आपने डिफरेंस बिल्कुल ऐसे ही लिखना है जैसे मैंने लिखा हुआ है। डेफिनेशन की फॉर्म में आपने जो है इन चीज़ों को नहीं बताना। डिफरेंस पूछा गया तो डिफरेंस ही बताना है।
आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।